वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 के लिए सोमवार को संसद में बजट पेश कर दिया। लंबे चौड़े दस्तावेज नहीं बल्कि टैबलेट के साथ निर्मला सीतारमण ने देश का बजट लेकर सबके सामने आई। पहली बार वित्त मंत्री ने पेपरलेस बजट पेश किया। इस बजट में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों के लिए सहूलियतें देने का दावा किया है। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि कोरोना के कारण देश ने काफी लंबे वक्त तक आर्थिक संकट का सामना किया है। लगातार 2 बार जीडीपी माइनस में चली गई, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने सभी वर्गों का खास ख्याल रखा है। बजट में किसानों की आय दोगुनी करने और विकास की रफ्तार को और आगे बढ़ाने की बात कही गई। अब आपको बजट की बड़ी बातें बताते हैं। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की गई। मिशन पोषण पार्ट 2 का ऐलान किया गया। हेल्थ सेक्टर में 137% बजट को बढ़ाया गया। रेलवे मेट्रो के लिए बड़ा ऐलान किया गया। कई राज्यों में नेशनल हाईवे बनेंगे। देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर में 74% तक एफडीआई को मंजूरी दी गई। चुनावी राज्यों के लिए सरकार ने बम्पर ऐलान किए। पश्चिम बंगाल में इकोनॉमिक कॉरिडोर को मंजूरी मिली। तमिलनाडु केरल में भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। एक देश एक राशन कार्ड की व्यवस्था की गई। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया गया। सीनियर सिटीजन को टैक्स में बड़ी राहत दी गई। 75 साल से ज्यादा वालों को आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स स्लैब में सरकार ने इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया। I want to confidently state that our government is fully prepared to support and facilitate the economy's reset. This budget provides every opportunity for our economy to raise and capture the pace that it needs for a sustainable growth. A new centrally sponsored scheme, PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana, will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. This will be in addition to the National Health Mission. आइए अब आपको बताते हैं कि बजट में मोदी सरकार ने किस सेक्टर के लिए कितना पैसा जारी किया है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए जारी किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय रेल योजना के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। मेट्रो सिटी बस सेवा के लिए 18,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। बिजली सेक्टर को सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। किसानों की कर्ज माफी के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। लघु मध्यम उद्योग के लिए 15,700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। डिजिटल जनगणना के लिए सरकार ने 3,760 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि कोरोना संकट काल में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 27 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की थी। इस बार के बजट में हर वर्ग को फोकस करके उनकी तरक्की के लिए जरूरी प्रयास किए गए हैं। बजट पेश होने के बाद सरकार की तरफ से वित्त मंत्री की खूब ज्यादा तारीफ हुई, लेकिन विपक्ष ने बजट को बेहद निराशाजनक बताया। इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही
ये शानदार बजट है और इसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भारत के 135 करोड़ जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके एक विकासोन्मुख और व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। किसान दुखी है, अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया गया। हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिरकार नौजवानों के लिए काम, रोजगार और नौकरी के लिए क्या व्यवस्था की है? क्या रोजगार मिल जाएगा? ये तमाम जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं उन्हीं प्रदेशों में किए गए हैं जिन प्रदेशों में चुनाव है। ये बजट निराशाजनक बजट है, दिशाहीन बजट है। बजट भाषण के पहले कृषि कानून को लेकर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। कांग्रेस सांसदों ने बजट भाषण शुरू होने के पहले ही काले कपड़े पहनकर विरोध जताया और सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की है। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण ने संसद में तीसरी बार अपना बजट पेश किया। कोरोना संकट काल में सरकार का ये पहला बजट है। बजट पेश होने के साथ ही सेंसेक्स में बढ़ोतरी दर्ज की गई और अब उम्मीद है कि इस बजट से देश के विकास में भी रफ्तार आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा, ये लोगों की बड़ी उत्सुकता रहती है जानने की बजट के बाद। तो सोना, चांदी, चमड़ा, दीवार वाला पेंट, स्टील के बर्तन, तांबे के सामान ये सस्ते हुए। महंगे मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, विदेश से आने वाले पार्ट्स, विदेशी कपड़े, चमड़े के जूते और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। लेकिन जो भारत देश में ही मोबाइल बन रहे हैं वो महंगे नहीं होंगे। नई राष्ट्रीय रेल योजना बनाई जाएगी और इसके साथ ही साथ पर्यटक रूट पर नए तरीके के कोच बनाए जाएंगे जो आपकी सुविधा अनुसार होंगे, सुविधाजनक होंगे। रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ का बजट रखा गया है। ये बड़ी बात है। घाटे में रेल चल रहा था। राष्ट्रीय रेल योजना को भी 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। फ्यूचर रेडी रेल सिस्टम भी बनाया जाएगा। ये रेल बजट की खास बातें हैं, उसी आम बजट में से हमने आपके लिए निकाला है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। तो ये बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी और आत्मनिर्भर भारत की मंशा से देश के गांव का, गरीब का, किसान का, नौजवान का, महिलाओं का और समाज के प्रत्येक तबके के लिए कल्याणकारी होगा। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर यह बजट खरा उतरेगा। इस बजट के आने के बाद ये बजट गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए निराशा से भरा हुआ बजट है। और जब लगातार इन फैसलों से अर्थव्यवस्था नीचे गई है तो इस अवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई दिशा नहीं तय करती है। ये बजट मैंने अपने संसदीय जीवन में 25 बजट देखे, इससे ज्यादा निराशाजनक बजट आज तक कोई नहीं आया। इस पूरे बजट में किसानों के लिए कागज पर तो है, लेकिन जमीन पर जो योजनाओं का लाभ दिया जा सकता था, मुझे नहीं लगता कि इस बजट में पूरी तरह अभाव सा झलक रहा था। किसानों के लिए कोई योजना देने का काम इस सरकार ने नहीं किया। आजादी के बाद सबसे खराब गरीब विरोधी अगर बजट किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने अभी तक दिया है। और मोदी सरकार का सबसे खराब बजट आज आया है। ये बजट निश्चित तौर से प्रगतिशील बजट है। ये बजट देश के लिए किसान मुखी का बजट है
और जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात थी, ये बजट एक आत्मनिर्भर भारत के बनाने के निर्माण को पूरा करेगा। बहुत ही निराशाजनक है। भाजपा सरकार ने देश को नीलाम कर दिया है, बैंक्रप्सी में डाल दिया है और देश के तिजोरी को एक धारावाहिक रूप से अडानी और अंबानी को बेच रही है। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन पूरे भारत का समग्र विकास हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हमेशा ही चिंता रहती है और बजट वास्तव में बहुत अच्छा है। ये किसानों के लिए आगे भी इस बजट के माध्यम से ये आश्वस्त किया है कि एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। अभी भी खरीदारी चल रही है धान की और आगे भी आने वाली फसलों की जारी रहेगी। एक्सपोर्ट के लिए जो कस्टम ड्यूटी घटाई है तो उससे किसानों को जो है वो डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से अच्छी आमदनी हो सकेगी। तो मैं ये समझता हूँ कि यह बहुत ही समेकित और समावेशी बजट है जिससे आम आदमी को इससे लाभ मिलने वाला है। मोदी सरकार के इस बजट ने एक बार फिर देश के कमजोर मध्यम वर्ग, खेती करने वाले किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे उद्योगपतियों को निराश किया है। इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। पहली बार रिसर्च के बारे में भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस वित्त मंत्री ने दिया है। देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने वाला, नए रोजगार निर्माण करने वाला और कोविड के कारण जो कुछ इफेक्ट्स है एमएसएमई पर, इंडस्ट्रियल डेवलप पर, जीडीपी ग्रोथ पर, वो सब इफेक्ट में निश्चित रूप से इस बजट से अच्छा परिणाम होगा। यह बजट आत्मनिर्भर भारत को मजबूत बनाने का बजट है। सभी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर स्वास्थ्य सेक्टर में आपने देखा कि लगभग 137% की वृद्धि की गई है और 2,23,000 करोड़ से भी ज़्यादा का ये वृद्धि है। और कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये बजट 70,000 गाँवों को मजबूत करेगा।